हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम सैम्पल पेपर क्लास 10th के बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि आपका हिंदी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर है। एंड ये जो सैम्पल पेपर है हम सबसे पहले हम सेक्शन ए करेंगे, जो कि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारे गद्यांश देखा है। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 2 मिनट लगेगा, पर 2 मिनट में हम इस गद्यांश को इतने अच्छे से समझ लेंगे ना कि हम आगे के क्वेश्चन बिना ऑप्शंस को पढ़े ही आंसर कर लेंगे। तो सबसे पहले, और कभी कभार हम ऑप्शन को पढ़ के भी आंसर गलत कर देते हैं, तो इसलिए हमें इसे पढ़ना ज़रूर चाहिए। और ये पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं बीतता आपका। और यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगी, जैसे लाइक आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, पर आपको 4 करने होंगे, बट मैं आपको अभी 5 करवाऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गद्यांश है हमारा। अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों में जर्जर होता रहा, यानी उसकी दशा खराब होती रही। यहाँ के कुछ शासक अपने शासनकाल में धूर्त एवं असावधान थे। समय समय पर यहाँ पर दुर्भिक्ष, बाढ़ तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे, जिसमें सहस्त्रों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जन्मजात असमानता की मान्यता धर्म संगत मानी गई, जिसके फलस्वरूप नीचे कुल के व्यक्तियों का जीवन अभिशाप बन गया। इन सब के होते हुए भी हमारा विचार पुरातन संसार के किसी भी भाग में मनुष्य से तथा मनुष्य के राज्य से ऐसे सुंदर एवं मानवीय संबंध नहीं रहे हैं। किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता में गुलामों की संख्या इतनी कम नहीं रही जितनी भारत में, और ना ही अर्थशास्त्र के समान किसी प्राचीन ग्रंथ ने मानवीय अधिकारों को इतनी सुरक्षा की है। मनु के समान किसी अन्य प्राचीन स्मृतिकार ने युद्ध के न्याय के ऐसे उच्च आदर्शों की घोषणा भी नहीं की। भारत के युद्ध के इतिहास में कोई भी कहानी नहीं जिसमें नगर के नगर तलवार से मृत्यु के घाट उतार गए हों, अथवा शांति प्रिय नागरिकों का सामूहिक वध किया गया हो। असीरिया के बादशाहों की भयंकर क्रूरता, जिसमें वह अपने बंदियों को खिंचवा लेते थे, प्राचीन भारत में पूर्णतः अप्राय है। निसंदेह कहीं कहीं क्रूरता एवं कठोरता का व्यवहार था, परंतु अन्य संस्कृतियों का अपेक्षा जो नगण्य था। हमारे लिए प्राचीन सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी मानवता है। अब पहला प्रश्न है, हमारी प्राचीन सभ्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, उसकी मानवता क्या है? उसकी मानवता है हमारी तुलनात्मक प्राचीन सभ्यता में दिखने वाली गुलामों की कमी और अर्थशास्त्र में बताई जाने वाली मानवीय अधिकारों के सुरक्षा उपयोग। दूसरा प्रश्न है, भारत में जन्मजात असमानता की मान्यता धर्म संगत मानी गई है। किसके कारण? देश का विकास हुआ है? नहीं। लोगों में असमानता की भावना विद्वान रही? नहीं। समाज में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ? नहीं। नीचे कुल का समझे जाने वाले लोगों का जीवन अभिशाप बन गया। इससे जो धर्मधात थी वो जन्मजात असमानता मानी गई। तीसरा प्रश्न है, कमज़ोर और जो जर्जर राष्ट्र होते हैं उनके होने के बावजूद भारत अन्य देशों से किस दृष्टि में भिन्न था? यहाँ गुलामी की संख्या अन्य देशों की तुलना में अधिक थी? नहीं, इससे भिन्न था। यहाँ मानवीय अधिकारों की सुरक्षा की गई? तो यस, यहाँ पे मानवीय अधिकारों की सुरक्षा की थी। तो बाकी देशों में मानवीय अधिकार उन्हें इतना बुरा, उन्हें खाले खिंचवाई जाती थी। यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी है, तो वो भी आपके गलत है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। यस। चौथा प्रश्न हमारा, मानव अधिकारों की सुरक्षा का क्या परिणाम है? मानव दास प्रथा को प्रक्षय कर देना? नहीं। शांति प्रिय लोगों का वध करना? नहीं। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र? यस, मानव अधिकारों की सुरक्षा चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट अभी ये थोड़ा मैं ठीक कर दूंगी। पांचवा प्रश्न है, इतिहास में जन्मजात असमानता को धर्म संगत मान्यता मिलना, नीच कुलीन व्यक्तियों का जीवन अभिशाप बनना। तो आप देखिए, कथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि इतिहास में जो जन्मजात असमानता है वो धर्म संगत से मिली है, और क्योंकि नीचे जाति के लोग हैं उनके लिए एक श्राप जैसा है। दूसरा जो प्रश्न है वो पद्यांश है। इसमें 2 पद्यांश दे रखे हैं आपको। या तो आपको ये वाला करना है, या तो आपको दूसरा वाला जो आपको आगे दिखाऊंगी वो वाला करना है। तो पहले इसे करते हैं, फिर हम उसे भी करेंगे, बट आपको पेपर में कोई एक करना होगा। सांझ सकारे चंदा सूरज करते जिसकी आरती, उस मिट्टी से मन का सोना खोल दो, ग्रह नक्षत्रों भारत की जय बोल दो। वह माली है, वह खुशबू है, हम चमन,
वह मंदिर है, वह मूरत है, हम नमन। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, वह संस्कृतियों के मीठे संवाद सा। उसकी धैर्य पर अपना माथा टेक कर हम उन्मुख होते हैं उसको देखकर। ऋतुओं उसको नीत नूतन परिधान दो, झुलस रही है धरती सावन दान दो। सरल नहीं परिवर्तन में मन ढलना, हम पत्थर से भागीरथी निकालना। हम अनेकता में भी तो यह एक ही, हर संकट में जीता सदा वेग ही। कीर्ति आकृति संस्कृति भाषा के वाद से बने हुए हैं मिलते जुलते रास्ते। आशाओं की टकराहट से लाभ क्या, मंजिल को हम देंगे भला जवाब क्या। एक हार में गूंथे बड़ी माटिक है हम, बिखरे फूलों को भी इससे जोड़ दो, ग्रह नक्षत्रों को भारत की जय बोल दो। अब यहाँ पे हमें जो पद्यांश दे रखा है इसके आधार पर प्रश्न है, उन पंक्तियों का चयन कीजिए जिसमें आशय की भारत का हर निवासी अनमोल और एकता में विश्वास करने वाला है। रंग वेश धर्म में अनेकता हुए भी सब मिलजुल कर रहते हैं। तो आपको वो पंक्ति बतानी है, यानी आपको वो लाइंस बतानी है जिसमें ये यूज़ हुआ है। तो हमें अनेकता में भी तो एक ही, संकट में जीता सदैव सादा सवेग की, ये नहीं है। छाया है माथे आशीर्वाद सा, व संस्कृतियों के मीठे संवाद सा, ये भी नहीं है। एक हार में गूंथे हम, यानी हम एक ही हार में हैं, सारे बिखरे फूल इसमें जोड़ दो, तो ये लाइन बता रही है। हमारी कृति संस्कृति आकृति भाषा के वास्ते में हम मिलते जुलते रास्ते, यानी सबका एक ही है। यानी ये दोनों जो लाइन है वो हमें बता रही है कि ये हमारा जो देश का हर निवासी है वो रंग वेश और धर्म से अनेकता से भी यानी सभी प्रकार के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इसमें आपका थर्ड एंड फोर्थ लाइन है ना, यानी खा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नित्य नूतन में अलंकार प्रयुक्त है, नित्य नूतन, यानी यहाँ पे ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ना जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। नित्य नूतन में उपमा कुछ नहीं, यानी स्लैश नहीं लगा, रूपक नहीं है। उत्प्रेक्षा यानी मनु मानो जनु जानो, कोई शब्द नहीं है। कवि के अनुसार कौन सा काम सरल नहीं है, तो कवि के अनुसार पत्थरों को तोड़ना ये सरल है, नदी निकालना भी सरल है, परिवर्तन में मन को ढालना ये सरल नहीं है कवि के अनुसार, हमें कविता में बताया गया है। चौथा प्रश्न है भागीरथी। भागीरथी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यमुना के लिए, गंगा के लिए, सरस्वती के लिए, किसी अन्य के लिए, तो कविता में भागीरथी गंगा के लिए यूज हुआ है। परिवर्तन आसान नहीं होता, ये समझाने के लिए कवि कौन सा उदाहरण देते हैं, ऋतुओं को नित्य नूतन परिधान दो, मिट्टी का मन सोना खोल देने का, आस्थाओं से टकराकर मंजिल पाने का, या पत्थर से भी भगीरथी नदी निकलने का। यानी परिवर्तन आसान नहीं होता, पत्थर से भी जो गंगा नदी है वो निकल जाती है, यानी पर आसान नहीं होता पर निकल जाती है। तो इसमें आपका फोर्थ वाला सही है, आपका केवल फोर्थ यानी कथन फोर्थ सही है। अब आपने या तो ये वाला करा होगा या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, इस वाले को भी हम पढ़ लेते हैं। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, ये नगराज हमारा ही है, जोर नहीं धरती पर जिसका वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारा ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पवन कलकल धारा। सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही, अमर ग्रंथ में वह सभी, हमारे उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत है हमसे, ये है देश भारत देश हमारा। विघ्नों का ढल चढ़ जाए तो उन्हें बेख भयभीत ना होंगे, अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। शुद्ध स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे, पूर्ण भूमि ये भारत माता जग को हम तो भीख न लेंगे। मिश्री मधु सेवा फल सारे, देती हमको सदा यही है, कदली चावल अन्न विविध, अरुशीर सुमादे लुटा रही है। आर्य भूमि उत्कर्ष में यूं यूं गुजेगा ये गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी, महिमा में ये देश हमारा। अब ये जो हमें पद्यांश दिया है इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर करने। लोगों द्वारा निंदित कर्म करने का क्या कारण है, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, दूसरों को दुख देकर खुशी पाने के लिए नहीं, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं, खुद का महत्व बढ़ाकर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं, केवल छोटे छोटे स्वार्थ के लिए। यानी इसमें ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, बट छोटे छोटे स्वार्थ में सब आ जाएगा। नेक्स्ट है उपनिषद का देश, यानी आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी आपका कथन ग ऑप्शन करेक्ट है। उपनिषद का देश है क्या, उपनिषद का देश हमारा कौन है, भारत देश है। ओछे कर्म यानी निकृष्ट कोटि के कार्य, यानी बहुत छोटी प्रजाति के कार्य ओछे कर्म कहलाता है हमारा।
मिश्री मधु मेवा, इसमें क्या है, मिश्री मधु मेवा, तो इसमें भी माँ जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, यानी माँ वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है, 3 बार माँ 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 है ना, तो अनुप्रास अलंकार। यमक नहीं होगा, यमक में 2 शब्द होते हैं, उपमा नहीं होगा, रूपक नहीं होगा। 5वां प्रश्न है, यदि हमारी प्रगति के रास्ते में विघ्न आएंगे तो हम भयभीत नहीं होंगे। यह हमेशा हमारे दयालु मातृभूमि के आगे मदद की भीख मांगेंगे, तो नहीं। इसमें आप देखिए कथन का तो सही है, पर कथन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही अपने आप में सही है, पर वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। 3रा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और आपका मिश्रित। संयुक्त और मिश्रित। मैं एक बार थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि आप अच्छे से समझ। मिश्रित ऐसे नहीं लिखते, मिश्रित ऐसे लिखते हैं। तो सरल वाक्य एक ही वाक्य होगा, एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया। कर्ता आगे लगता है, क्रिया लास्ट में होती है, यानी राम खाना खाता है, तो इसमें राम करता है, खाता है क्रिया है, और एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगा। और संयुक्त वाक्य में एक हमारा एक पूरी लाइन होगी और बीच में और, इसलिए, अथा, तथा, यथा, ये सब लग सकता है, यानी 2 वाक्यों को जोड़ेगा, यानी एक वाक्य ये, एक वाक्य को 2 जोड़ने वाला, यानी संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य वो होता है जिसमें पहला वाक्य जो होता है दूसरे वाक्य पर आश्रित, यानी अगर आपने पहला वाक्य जो बोला है उसके बाद दूसरा वाक्य बोलना ही पड़ेगा आपको, और इसमें ज़्यादातर कॉमा भी लगा रहता है, और जैसे तैसे ये शब्द यूज़ होते हैं। अब प्रश्न करते हैं, मोदी जी ने भाषण दिया और लोगों ने तालियां बजाई। मिश्रित वाक्य बदलिए, यानी मोदी जी ने भाषण दिया और लोगों ने ताली बजाई। ये पहले आप समझिए, मोदी जी ने भाषण दिया और लोगों ने ताली बजाई, यानी ये संयुक्त वाक्य है, और लगा 2 वाक्यों के बीच में। तो अगर आप इसका संयुक्त मिश्रित बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शन ही देखते हैं। मोदी जी के भाषण देने पर लोगों ने तालियां बजाई, ये तो सरल वाक्य हो गया, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। लोगों ने तालियां बजाई क्योंकि मोदी जी भाषण दिया, तो ये हमारा सेंटेंस ही उल्टा हो गया। मोदी जी भाषण दे रहे थे और लोग, और आ गया, यानी 2, यानी संयुक्त हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा कौन सा, जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया लोगों ने तालियां बजाई, यानी पहला वाक्य में कॉमा लगा और पहला वाक्य बोलने के बाद हमें दूसरा भी बोलना पड़ेगा, यानी जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया तो आगे क्या हुआ, लोगों ने तालियां बजाई, यानी पहला वाक्य हमारा दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा। तो इसमें आपका ख ऑप्शन, जो ख ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो आप इस पर खा पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। इसे आपको संयुक्त वाक्य बताना है, तो वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती, नहीं, ये तो एक हमारा एक सिंगल वाक्य है, सरल वाक्य है। वह तेज नहीं दौड़ा इसलिए गाड़ी छूट गई, तो यहाँ पे वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती है, छूट गई तो कोई वर्ड ही नहीं है। गाड़ी पकड़ने के लिए उसे तेज दौड़ना था, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये उल्टा सेंटेंस हो गया। यदि भी वह तेज दौड़ता फिर भी उसे गाड़ी नहीं मिली, ये मिश्रित हो जाता, तो ये गलत। तो अब देखिए, यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती, यदि हटाएंगे, वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती, तो लग गया बीच में, तो और अथवा मैंने बताया था ना, तो वह तेज दौड़ता अपने आप में सेंटेंस है, गाड़ी मिल जाती अपने आप में सेंटेंस है, तो से जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा पहला। ये वही व्यक्ति है जिसने चोरी की थी, आपको सरल वाक्य, यानी ये इसी व्यक्ति ने चोरी की थी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी व्यक्ति ने चोरी करी थी। ये वही व्यक्ति है जिसने चोरी की थी, ये आपका मिश्र वाक्य है, इसे आपको सरल वाक्य डालना है। तो पहला हमारा जिसने चोरी की थी वही व्यक्ति है, ये भी मिश्रित ही है। ये जो व्यक्ति है वो चोर भी है, ये जो व्यक्ति है वो चोर भी है, ऐसा सेंटेंस है ही नहीं हमारा, चोरी करने वाला व्यक्ति यही है। तो हमारा चोरी करने वाला व्यक्ति नहीं बोला है, हमने जिसने चोरी की थी वो बोला, तो ये भी गलत है, इसी व्यक्ति ने चोरी की थी, आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। मिश्र वाक्य इनमें से कौन कौन सा है। उसने रिश्ता बनाया भी और निभाया भी, तो ये तो हमारा संयुक्त हो गया, ये वाला नहीं होगा मिश्र वाक्य। जब तक सच्चाई पता चलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो जब तक सच्चाई पता चलेगी एक अपना वाक्य, और आश्रित क्या है, तब तक बहुत देर हो जाएगी, यानी ये तो है। तुम पाठ्यक्रम में नहीं आ सकते क्योंकि तुम निमंत्रण नहीं हो, यानी तुम कार्यक्रम में नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला, यानी एक सेंटेंस आगे आश्रित है, यानी ये वाला भी है, थर्ड भी है हमारा। मेरा घर तुम्हारे घर के पास है, ये तो सरल वाक्य है, तो सेकंड और थर्ड ये वाले हमारे 2 वाक्य मिश्रित वाक्य है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है,
हमने आपकी बात मान ली, सरल वाक्य है, एकदम सीधा साधा सा वाक्य है। जैसे ही बादल घिरे तेज बारिश हुई, यानी कॉमा लगा है, पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे हमारा आश्रित है, यानी ये मिक्स वाक्य हो जाएगा। फिर है सूचना मिली और लग गया, यानी एक सेंटेंस और बाकी दूसरा सेंटेंस, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। सूचना मिली और छात्रों ने परीक्षा का पेपर लिखना शुरू करा, यानी फर्स्ट हमारा थर्ड से, सेकंड हमारा फर्स्ट से और थर्ड हमारा सेकंड से। ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको सम्मिलित करना है, यहाँ पे आपको वाच्य बनाना है। वाच्य क्या होता है पहले मैं ये बता दूँ, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यहीं से मैं बताती हूँ। कर्तवाच्य, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं तो मैं डिफ़िकल्टी हो जाएगी, आपको समझ आना चाहिए, मैंने बाकी वीडियोस में ही बताया। एक कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इनका बेसिकली आपको क्वेश्चन में डिफरेंस, क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे, इसमें ज़्यादातर में, हर में नहीं, ज़्यादातर में नहीं लगता है, इसमें द्वारा लगता है और इसमें नहीं, यानी इससे आप पहचान सकते हैं। ये हो गया। हर सेंटेंस में नहीं होगा, जिससे ये आप कहेंगे कि आपने तो नहीं बोला था, हर सेंटेंस में नहीं होगा, ज़्यादातर में हो सकता है, मैं पूरा कंफर्म नहीं बोल रही। कृतवाच्य कैसे बनाते हैं, जब कर्ता जो होता है हमारा, कर्ता क्या होता है, जस्ट लाइक मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम ने खाना खाया। अगर मैं इसकी जगह लिखूँ राम ने खाना खाई, आपका राम ने खाना खाई, राम लड़की थोड़ा है, यानी कर्ता के अनुसार जब क्रिया चला, राम ने खाना खाया, तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया चले तो हमारा कृतवाच्य होता है। अगर हम लिखें राम के द्वारा खाना खाया गया, यहाँ पे खाना जो है वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है तो और द्वारा लगा, तो हमारा कर्मवाच्य होता है, यानी जहाँ पे कर्म पर जो हमारा कर्म के अनुसार क्रिया चलती है तो हमारा कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य यानी मुझसे खाना नहीं खाया जाता, यानी राम से खाना नहीं खाया जा सकता, तो यहाँ पे एक भाव है, उससे खाना नहीं खाया जाता, कोई प्रॉब्लम हो गई उसे, भाव हो रहा है एक, तो नहीं भी लग रहा है और नहीं जा सकता, कुछ इस टाइप। जहाँ पे भाव स्पष्ट हो वहाँ पे भाववाच्य होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा, तो ये कैसा है, भाववाच्य है, नहीं है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। और दूसरा है हमारा, भगत सिंह फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए। तो आप देखिए, अगर लता मंगेशकर जो है वो हमारी अभी की गायिका है, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला यानी उनके यहाँ पे कर्म के आधार पे बात करी जाए तो उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। और भगत सिंह हमारे पास्ट का है और चढ़ गए, भगत सिंह पास्ट के इंसान हैं, यानी बहुत पहले के इंसान हैं, और वो फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए, तो ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, कृतवाच्य, यानी हमारा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड ही आएगा आपका। यानी ऑप्शन हम देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका है का, हाँ, तो का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है लड़की आंगन में सो रही है। इसमें भाववाच्य में आपको बता रहे हैं, लड़की में आंगन में सोया जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर लड़की आंगन में नहीं सो रही हो तो नहीं, तो आंगन में लड़की सो रही है, नहीं, कोई भाव नहीं आ रहा। लड़की के द्वारा, यहाँ पे तो हमारा कर्म वाच्य आ गया, लड़की आंगन में सोती है, ये कर्ता आ गया। लड़की से आंगन में सोया जा रहा है, यानी ये एक भाववाच्य है, खा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चे से रोया जाता है, आपको कर्तवाच्य में बच्चे से रोया जाता है, ये हमारा वाच्य आपको कर्तव्य, यानी बच्चा रोता है, ये बच्चे से रोया जाता है भाववाच्य में। अगर कर्तवाच्य में करना है तो इसकी बच्चे के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया भी होनी चाहिए, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया होनी चाहिए। तो बच्चे से रोया जाता है, तो बच्चे के द्वारा, ये तो कर्म हो गया, बच्चा रो रहा है सेंटेंस ही अलग हो गया। बच्चा रोता है, बच्चा रो रहा है, बच्चा अभी तो नहीं रो रहा, बच्चा रोता है, यानी बच्चा पहले रो रहा था, बच्चे से रोया जा रहा है, ये तो हमारा कर्तवाच्य होगा ही नहीं, तो बच्चा रोता है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चुनावों की घोषणा की, कर्मवाच्य बदल, यानी चुनावों के लिए चुनावों की घोषणा की है, यानी पहले ही हो चुकी है, चुनाव घोषित हुए, ये तो अलग ही सेंटेंस है। चुनाव के लिए घोषणा हुई, ये भी नहीं होगा। चुनाव की घोषणा होती है, अभी थोड़ा ना हुई, पहले ही हो गई है ना। चुनाव की घोषणा की गई, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वाच्य का भेद बताइए। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, यानी कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया चल रही है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके आते हैं पद परिचय। पद परिचय आपको बताना है, हरिवंश राय बच्चन जी,
प्रसिद्ध काव्य लिखा है। आप इसमें प्रसिद्ध का आपको बताना है क्या पद परिचय होगा। प्रसिद्ध जो है वो एक तरह से हम फेमस क्या है हमारा अगर दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण जो है वो फेमस है, तो फेमस क्या है उनका गुण है कि वो फेमस है, तो ये कैसा हो जाएगा गुणवाचक। परिणामवाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक नहीं होगा, ये हमारा गुणवाचक यानी खा और गा के बीच में होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हरि वंशराजाए बच्चन जी, पुल्लिंग है ऑफकोर्स लड़के हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये तो कटा हुआ था, ये भी कटा हुआ था, और वो एक ही है तो एक वचन। बाकी आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक से कट जाता है तो हमारा यही होता है, बहुवचन में नहीं है, और ये हमारा काव्य है, सही है, तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग। नेक्स्ट है ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसमें ताजमहल का आपको बताना है रेखांकित, तो ये भाववाचक संज्ञा है या भाववाचक तो है ही नहीं, ताजमहल एक जगह का नाम है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब आगे हम देखेंगे ताजमहल पुल्लिंग ही है तो यस पुल्लिंग है, ताजमहल हमारा एक वचन ही है तो यस एक वचन ही है, और यह ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। अब आप देखिए ताजमहल जो है वो हमारा करता नहीं है, ताजमहल कोई जगह काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, ताजमहल एक कर्म है यानी एक जगह है, तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बड़े परिश्रम के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। सफलता क्या है हमारा भाववाचक है या जातिवाचक है भाववाचक, तो सफल होना, दया करना, प्रेम करना, प्यार करना, ये सारे क्या है भाववाचक संज्ञा होती है, यानी जातिवाचक का तो कट गया, भाववाचक बचा हमारा। अब भाववाचक संज्ञा बड़े परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त होती है, होता है तो नहीं है ना, तो स्त्रीलिंग भी हो जाएगा हमारा, ये स्त्रीलिंग भी है, ये वाला भी स्त्रीलिंग है, यानी अभी तक तो कोई नहीं कटा। अब एक वचन ही है ये हमारा, तो ये ऑफकोर्स ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, यानी ये वाला बहुवचन है तो ये कट गया। अब बड़े परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त होती है, सफलता कहाँ पे बीच में है, बीच में भी होने का हमारा कर्मवाच्य होता है, और सफलता के लिए ही बोला गया ना, तो इसमें आपका कर्मवाच्य का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है पांडव महाभारत में जीत पाकर भी खुश नहीं थे, क्यों नहीं खुश थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यह भी आपका चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, पर जीत शब्द का आपको बताना है पद परिचय। तो जीत मैंने कहा था हार जीत, सुंदर, हंसना, रोना, ये सारा भाव है हमारे, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये वाला भाववाचक हो गया या ये वाला भाववाचक होगा, तो भाववाचक संज्ञा है। पांडव महाभारत में जीत पाकर भी खुश नहीं थे, तो दोनों स्त्रीलिंग है तो ऑफकोर्स हमारा स्त्रीलिंग ही होगा। पांडव जो थे वो एक वचन हो जाएगा इसमें, और ये बहुकृतवाच्य नहीं होगा क्योंकि जीत हमारा पांडव जो है वो करता है और जीत जो है वो कर्मवाच्य, तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास आकर रहना, मेरे क्या है इसमें, मेरे क्या है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक हमने देख लिया हमारा ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, यानी संज्ञा तो कटी गई। अब मेरा हमारा जो वह होता है वो हमारा होता है प्रथम पुरुष, और जो हमारा तुम होता है वो होता है हमारा मध्यम पुरुष, और जो हमारा मैं, हम, ये सब होता है वो हमारा होता है उत्तम पुरुष, तो ये मध्यम नहीं होगा, अन्य पुरुषवाचक नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो घा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताऊंगी तो आप साथ साथ समझ जाएंगे। अलंकार दे रखे हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं, 4 को आपको करना है। पहला है लता भगन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विदु जलत पटल पिलगाई। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, तो आप देखिए ते ही, और ये वहाँ पे हमारे जो शब्द हैं जनु ते ही जनु, मैंने कहा था आपको जनु जानो, मनु मन मानो, ये जहाँ पे शब्द आ जाए वहाँ पे आप समझ जाइए उत्प्रेक्ष अलंकार है। मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में अगर कोई वक्त जैसे शब्द एक ही सेंटेंस में बार बार आ रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार में आपका एक शब्द होता है और उसके 3 अर्थ निकलते हैं, तो वो श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में आपके 2 शब्द होते हैं और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं।
और मानवीकरण अलंकार में आपका मानवीकरण में मानव से किसी वस्तु की तुलना की जाती है। और अतिशयोक्ति में आपको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। बाकी जो है वो मैं आपको बताती हूँ। और रूपक में हमारे इस चिन्ह से हम पहचान लेते हैं। अब बताना है निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। रईमन पानी रखिए बिन पानी सब सूख, पानी गए न उबरे मोती मानस टूल। यहाँ पे आप देखिए पानी 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 3 बार यूज हुआ है और इसके तीनों के लिए अर्थ अलग अलग है। तो ये आपका क्या कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। बोधक शब्द मानो, जो हमारे बोधक शब्द होते हैं मानो मनु जानो जनु जानू, ये किस अलंकार में होते हैं? उत्प्रेक्षा, जैसा मैंने आपको बताया। फिर है अलंकार की विशेषता क्या होती है? अलंकार काव्य की आत्मा है, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य का अंतर तत्व है, काव्य के इसके बिना काव्य असंभव है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये काव्य की शोभा है। जैसे एक लेडीज़ एक औरत की शोभा उसके गहने और जेवर वो पहनती है तो और सुंदर लगने लगती है ना, वैसी अगर हम किसी सेंटेंस में अलंकार जोड़ दें तो वो उसकी शोभा बढ़ा देता है। तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। अब जीवन की कपी आस न कोय, कनगुरिया की मुद्री कंगना होए। यानी अब जीवन की कासनी है वो अब एक हमारी कंगुरिया की मुद्री जैसा है। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल दिया कि जीवन हमारा कंगुरिया की मुद्री जैसा है। तो ये अतिशयोक्ति। उत्प्रेक्षा नहीं होगा, मनु जानो ये सब नहीं है, उपमा नहीं है और श्लेष एक ही शब्द का 3 बार नहीं है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। इसे आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इस पठित गद्यांश को पढ़ना है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। वह बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटा सा संदूक, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना टिका रहा था। तो इस बेचारे का दुकान भी नहीं फेरी लगती है। हालदार साहब अवाक क्यों रह गए थे? क्योंकि कैप्टन के पास दुकान भी नहीं थी। ये देखकर वो अवाक रह गए थे। हालदार साहब को कैप्टन देशभक्त क्यों लगा? क्योंकि वह नेताजी के बिना चश्मे वाली प्रतिमा पर नित्य नया चश्मा लगाता था। कैप्टन चश्मे वाला गली से निकलने के बाद क्या करता था? वो फेरी लगाता था। चौथा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? कैप्टन चश्मे वाले से नहीं, हालदार साहब से नहीं, ये सारे तो कैरेक्टर हैं, नेताजी के चश्मा से लिया गया है। मरियल सा, छोटी सी, अभी, इन शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगा है। ये कैसा होता है? निर्देशक चिन्ह? नहीं, निर्देश नहीं देता। अल्प विराम नहीं होता, अल्प विराम ऐसा होता है। अर्ध विराम भी नहीं होता, ये हमारा योजक चिन्ह होता है, यानी 2 शब्दों के बीच में लगा जोड़ रहा है उसे। अब गद्य पाठों के आधार पर आपको 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी? शरीर पर एकमात्र लंगोटी तथा सिर पर कनपटी टोपी होती थी। यस। सर्दियों में काला कंबल ओढ़ लेते थे। यस, सही है। मस्तक पर रामनंदी तिलक और गले में तुलसी की माला होती थी। यस, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सत्य सही है, सभी सत्य हैं। नवाब साहब ने खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अथवा सूखकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो उनका ऐसा करना उनके दर्प युक्त स्वभाव तथा दिखावटी जीवन शैली को इंगित करता है। 9वां प्रश्न है आपको इस पद्यांश को पढ़ना और क्वेश्चंस के आंसर करने। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मनकर वचन नंदन नंदन उरी, ये ढूंढ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसी, जो करी ककरी, सूतो व्याधि हमको, ले आए देखी मुनि सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह ले सोपा, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है हमें, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? श्री कृष्ण को, अपने हृदय को, उद्धव को, हारिल वृक्ष की लकड़ी को। तो उन्होंने हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा है क्योंकि तो श्री कृष्ण को ऐसा कहते हैं कि हाँ, श्री कृष्ण हमारे लिए एकदम हारिल की लकड़ी के समान है, जो हमारे साथ हमेशा लकड़ी मतलब जैसे हारिल पक्षी अपने पाँव में सदैव लकड़ी पकड़ा रहता है, हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में हमेशा पकड़े रहते हैं या मतलब जकड़े हमेशा साथ रहते हैं। गोपियों ने व्याधि की संज्ञा किसको दी है? तो व्याधि उन्होंने योग संदेश को कहा है। गोपियों ने उस व्याधि को किससे सौंपने के लिए कहा है? उसे उन लोगों को जिनके मन चंचल चक्री के समान है, उन्हें सौंपने को कहा है।
मन क्रम वचन से गोपियों ने किसको दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करा? श्री कृष्ण को। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न आपका आ जाएगा, उद्धव का योग संबंधी ज्ञान गोपियों को कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान। यानी ये जो योग संदेश वो लाए थे वो उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। अब यहाँ पे पद्य पाठों के आधार पर आपको प्रश्न के आंसर करने हैं। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसका अर्थ क्या होगा? बच्चे के आगमन में कवि का कठोर हृदय भी पिघलकर जल बन गया हो कठिन पाषाण। ये आपका मतलब जो ये दंतरित मुस्कान है उस चैप्टर से आपको दिया गया है। उत्साह जो नामक कविता है उसमें से कवि क्या कहना चाहते हैं? बादलों को गरजने के लिए नहीं, मूसलाधार वर्षा करने के लिए नहीं, क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हाँ तो यस, वो गरजते ये बादलों को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे काम नहीं हो सकता, वो क्रांति के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब खंड खा जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।